गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरएस में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो इस बारे में है कि चाइना ने जो कैलाश मानसरोवर है उस पे भारतीय यात्रियों के जाने के लिए क्या लगा दी है, पाबंदी लगा दी है। तो आज हम इसमें जानेंगे कि भारत और चाइना के बीच में कौन कौन से विवाद हैं और किन कारणों से चाइना ने इस तरह का जो कठिन स्टेप है वो उठाया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो खबर जानते हैं कि आखिर खबर क्या है। दरअसल चाइना ने 2020 के बाद लगातार ये 5वां साल है जब चीन जो है ये भारतीय यात्रियों को कैलाश मानसरोवर जाने से रोक लगा रहा है। अभी भारत से कैलाश मानसरोवर जाने के दो रास्ते, यानी कि एक तो नेपाल के द्वारा जा सकते हैं और दूसरा हम जा सकते हैं लिपुलेख दर्रे के द्वारा। फिलहाल इन दोनों ही रास्तों पर क्या लगा दी है, रोक लगा दी है। 15 जुलाई 2024 को जब मोदी सरकार नई बनी थी, यानी कि 3.0 तीसरी सरकार आई थी, तब एक आरटीआई लगाई गई थी और सरकार से जवाब मांगा गया था कि चाइना जो है ये आखिरकार इतने पावन जो पवित्र धार्मिक स्थल हैं इस पर पाबंदी क्यों लगा रहा है। तब इसके जवाब में सरकार ने जवाब भी दिया था, वो हम आगे देखने वाले हैं कि सरकार का जवाब क्या रहा है। इसके जवाब में ये कहा गया कि जो चाइना है इस इलाके में एक मिसाइल साइट भी बना सकता है, यानी कि एक तरह से ये आइडिया लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज जानते कि कैलाश मानसरोवर कहाँ है और चाइना जो है ये किन दो समझौतों को तोड़ रहा है। क्या वास्तव में जवाहरलाल नेहरू ने जो कैलाश मानसरोवर है ये जमीन चाइना को सौंपी थी। ठीक है, सबसे पहला सवाल कि कैलाश मानसरोवर जो है, कैलाश मानसरोवर का ज्यादातर हिस्सा जो है ये एरिया तिब्बत में पड़ता है और तिब्बत जो है ये चाइना के अंडर आता है और जिस पर चीन जो है ये अपना ज्यादातर हक जमाता है, यानी कि चाइना जो है ये तिब्बत को अपना कहता है कि तिब्बत ये जो है ये मेरा है। कैलाश पर्वत श्रेणी जो है ये कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली, यानी कि ये जो कैलाश पर्वत की जो श्रृंखला है ये यहाँ से लेकर यहाँ भूटान तक फैली हुई है और हमारे जाने का जो रास्ता है वो भी यहीं से है। एक तो यहाँ पर सिक्किम से है और एक यहाँ से है। ये जो हमारा उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है वहां से हम यहाँ पर प्रवेश कर सकते हैं। अब इस इलाके में ये जो तिब्बत वाला इलाका है यहाँ पर दो जगह है जिनका नाम है, एक का लहाचू और दूसरे का नाम है जोंगचू। ठीक है, और इन दोनों जगहों के बीच में क्या है, एक पहाड़ है, यानी कि एक जगह का नाम है लहाचू, दूसरी जगह का नाम है जोंगचू और इनके बीच में ये एक पहाड़ है। और इस पहाड़ का ये जो उत्तर वाला हिस्सा है ना, यानी कि जो नॉर्थ वाला हिस्सा है उसी को कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब इस शिखर का आकार जो है एक शिवलिंग के जैसा दिखाई देता है, जिसके कारण ये जो भारतीय लोग हैं उसकी आस्था जो है इसमें बहुत ही ज्यादा गहरी मानी जाती है और कहा जाता है कि जो भगवान शिव हैं वो भी कैलाश पर ही निवास करते हैं। तो इस कारण जो भारतीय तीर्थयात्री है वो बड़ी संख्या में हर साल मानसरोवर के दर्शन करने के लिए इस कैलाश मानसरोवर पर जाते हैं। अब यहाँ का जो साइज है वो एकदम शिवलिंग के जैसा दिखने के कारण भारतीयों की आस्था इसमें बहुत ही ज्यादा गहरी है। और उत्तराखंड से जो जाने का रास्ता है वो है यहाँ से केवल 65 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती है, यानी कि जो यहाँ पर उत्तराखंड है ये मानसरोवर से जाने की 65 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती है, यानी कि हम लिपुलेख के द्वारा यहाँ पर जा सकते हैं। इसलिए यहाँ जाने के लिए भी हमें क्या है, चाइना की अनुमति की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि वीजा लेने की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये जो चाइना है ये तिब्बत पर अपना अधिकार कर चुका है और इसी को अपना एरिया बताता है। ये देखिए वो पहाड़ियां हैं जिसे कैलाश मानसरोवर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दो जगह है जहाँ जिसका नाम है, एक का लहाचू और दूसरी का नाम है जोंगचू। और इसके ये जो पहाड़ी है बीच में, इसकी पहाड़ी को ही जाना जाता है कैलाश मानसरोवर के नाम से। ठीक है, तो कैलाश मानसरोवर कहाँ है? कैलाश मानसरोवर जो है वो पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है प्रीलिम्स की दृष्टि से कि कैलाश मानसरोवर जो है ये तिब्बत में है। ठीक है, और ये लहाचू और झोंगचू नाम की दो जगहों के बीच में एक पहाड़ है। ठीक है, और ये इसका जो साइज है, कैलाश मानसरोवर की विशेषताओं की बात करें तो कैलाश मानसरोवर जो है ये एक विशाल आकार के शिवलिंग जैसा दिखाई देता है। और तीसरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि कैलाश मानसरोवर में हम उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे के द्वारा भी जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें क्या होगी, इसके लिए भी हमें वीजा की आवश्यकता पड़ती है। तो हमसे सवाल पूछा जाए कि क्या
जो चाइना में हमें कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने, यानी कि अगर हमें जाना है तो क्या बिना वीजा जा सकते हैं? तो बिल्कुल ही नहीं जा सकते। हमें चाहे नेपाल के रास्ते जाना हो या हमें डायरेक्ट लिपुलेख के द्वारा जाना हो तो भी हमें क्या है, वीजा की आवश्यकता पड़ती ही है। तो दूसरा प्रश्न जो है वो ये है कि कैलाश मानसरोवर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, हिंदू जो है इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों? तो भाई सभी जानते हैं कि भगवान शिव, लॉर्ड शिवा जो है वो हिंदू धर्म के क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही महत्वपूर्ण देवी देवताओं के रूप में शिव पार्वती को माना जाता है। तो इसी के कारण लगभग इसका भारत के साथ जो है, यदि तिब्बत की बात की जाए या कैलाश मानसरोवर की बात की जाए तो इसका एक पवित्र स्थल के साथ ही हमारा एक ऐतिहासिक महत्व भी रहा है। साथ ही 2020 से पहले की यदि बात करें यहाँ पर हिंदू तीर्थयात्री तो करीब 50,000 लोग यहाँ पर जाते थे और वो भी नेपाल के रास्ते से जाते थे। यही वजह है कि हिंदुओं के लिए ये एक बहुत ही पवित्र स्थल है, क्योंकि यहाँ पर केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए हैं, प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ जो हैं, वो भी यहीं से मोक्ष की प्राप्ति किए थे। तो इस कारण जैन धर्म के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, भगवान शिव के और पार्वती माता के निवास के कारण भी ये क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस कारण हर साल लाखों की संख्या में जो तीर्थयात्री है वो यहाँ पर जाते हैं। लेकिन 2020 से जो है चाइना अपनी पॉलिसी में चेंज करता है। चाइना जो है ये भारतीयों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा की इजाजत नहीं देता है। और इसी महीने भारत सरकार ने एक आरटीआई के जवाब में कहा कि कैलाश मानसरोवर जाने से रोककर चीन जो है ये 2 प्रमुख समझौते जो है जो हमने किए थे, भारत सरकार ने वो तोड़ रहा है। यानी कि हमने 2 समझौते किए थे चाइना से, वो आगे देखने वाले हैं कौन कौन से थे, 2013 और 2014 में। ठीक है। और न्यूज 18 जो है वो बताता है कि मोदी सरकार जब आई थी तो उन्होंने कहा था कि चीन अपने मन मुताबिक एक तरफा जो है वो फैसला नहीं ले सकता। और इसके बारे में पीएम मोदी ने कहा था कि अगर चीन जो है ये भारत के साथ मिलकर इस तरह का स्टेप नहीं उठाता, यानी कि अकेला ही इस तरह के समझौतों को तोड़ता है या भारत के साथ अपने संबंध खराब करता है, तो भारत सरकार जो है कभी ना कभी तो इसका बदला जरूर लेगी, किसी भी बात पर ले सकती है, चाहे वो ट्रेड के मामले में हो या विदेशी रिलेशन के मामले में। ठीक है। तो भारत के साथ जो ये समझौते चाइना किया है, तो चाइना की बात करें तो चाइना हमेशा से क्या रहा है, धोखेबाज रहा है। उसने तो हमेशा से ही पंचशील समझौतों को भी ब्रेक कर दिया था, जो उन्होंने नेहरू जी के साथ किए थे पंचशील समझौते, उसको भी ब्रेक कर दिया था। तो पंचशील समझौते क्या किए थे इसने, वो भी हम जानने वाले हैं। पहले हम देखते हैं कि फिलहाल का मुद्दा क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि ये जो चाइना ने भारत के साथ समझौते किए थे, वो समझौते आखिर उस समझौते में क्या पॉइंट बताए गए थे। तो सबसे पहले पहला समझौता जो है वो 20 मई 2013 को था। यानी कि पहला पॉइंट हमें लिखना है कि मानसरोवर को लेकर पहला समझौता 2013 को होता है। इसमें क्या कहा जाता है कि भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से होकर हम क्या है, कैलाश मानसरोवर जा सकते हैं। इसको 2013 में स्वीकार कर लिया गया था। चाइना ने कहा कि आपका जो उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा है, आप उससे होकर क्या कर सकते हो, कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सकते हो। ठीक है। और उस समय के जो हमारे विदेश मंत्री थे वो थे सलमान खुर्शीद, और चीन के जो विदेश मंत्री थे तत्कालीन वो थे वांग यी। उनके बीच में 2013 में, यानी कि मोदी गवर्नमेंट के आने से पहले ये समझौता हुआ था, और इससे यात्रा के लिए लिपुलेख का मार्ग भी खुल गया था। यानी कि 2013 का जो अकॉर्ड था, यानी कि समझौता था, वो सही रहा। उसके बाद में हालात जो है वो 2020 के बाद में, कोरोना के बाद में बिगड़ते हैं। और ये अगर बात करें लिपुलेख दर्रे की, लिपुलेख के बारे में हमें यहाँ पर दिया गया है कि लिपुलेख दर्रे के बारे में क्या विशेषताएं हैं। ये दर्रा जो है ये भारत के पिथौरागढ़ जिले को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। ठीक है। यानी कि पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है और भारत के क्षेत्र में अंतिम प्रादेशिक बिंदु बनाता है। यानी कि भारत की सीमा का सबसे अंतिम बिंदु जो है चाइना की ओर, वो है यहाँ पर क्या, लिपुलेख। ठीक है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा और कैलाश पर्वत मानसरोवर झील एक हिंदू तीर्थ स्थल है, जिस कारण इसी दर्रे से होकर वहां से हम जा सकते हैं। यानी कि लिपुलेख दर्रा जो अपना भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो 2013 का जो समझौता था उसमें कहा था कि लिपुलेख के द्वारा हम भारतीय जो हैं वो चाइना में दर्शन कर सकते हैं, जो तिब्बत है वहां पर मानसरोवर, वहां पर जा सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा समझौता आता है अब 2014, यानी कि गवर्नमेंट बदल जाती है, गवर्नमेंट आती है मोदी सरकार की। तो मोदी सरकार जब आती है तो इसमें कहा कि नाथुला के जरिए, यानी कि जो सिक्किम का नाथुला है
उसके जरिए कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते को लेकर भारत और चीन के बीच में समझौता, यानी कि 2013 का तो समझौता था वो किससे था, लिपुलेख से। ठीक है, 2014 वाला जो था वो था नाथुला वाले से, ठीक है, सिक्किम से। तो इस तरह से सरकार ने 2 समझौते किए थे भारत और चीन के बीच में। और इस वक्त जो थी तत्कालीन जो हमारी विदेश मंत्री थी वो थी सुषमा स्वराज जी, और उस समय के जो विदेश मंत्री थे वो थे वांग ई। ठीक है, इस तरह से बात की जाए कि चाइना के साथ जो भारत ने समझौते किए हैं, ये दोनों समझौते क्या हैं, लगभग दिखने में एक जैसे ही हैं। ठीक है, और ये दोनों समझौते जो हैं ये दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने आपस में पेपर पर हस्ताक्षर करके लागू किए थे। और हर 5 साल के बाद ये डिसाइड किया गया था इनको ऑटोमेटिक तरीके से क्या है, इनकी समय सीमा है वो बैठ के डिस्कस करके बढ़ाई जाएगी। यानी कि दोनों देश जो हैं इस समझौते पर 2013 वाला जो लिपुलेख से संबंधित था और जो 2014 में जो नाथुला से संबंधित था समझौता, इन दोनों के विदेश मंत्रियों ने हस्ताक्षर किए थे कि भाई जब भी हमें कोई इनसे लेकर मापदंडों में परिवर्तित करना होगा तो हम दोनों विदेश मंत्री बैठ के आपस में सलाह मशवरा कर लेंगे। ठीक है, कोई भी अकेला जो है वो कदम नहीं उठाएगा। लेकिन जैसे ही क्या है 2020 का समय आता है तो चाइना जो है फर्स्ट स्टेप उठाते हुए इस अकॉर्ड को क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो ऐसा तब होगा जबकि कोई एक पक्ष समझौते को तोड़ने के अपने इरादे के बारे में समाप्ति की तारीख से 6 महीने पहले लिखित रूप में दूसरे देश को नोटिस ना दे। यानी कि इसमें यह भी व्यवस्था की गई थी, मान लीजिए कोई देश जो है वो इन दोनों देशों में से यदि पहले इस समझौते को ब्रेक करना चाहता है तो उसे दूसरे देश को इस चीज के बारे में 6 महीने पहले इन्फॉर्म करना होगा, वो भी लीगली नोटिस देकर। ठीक है, तो चाइना ने जो है ये ना तो नोटिस दिया है और ना ही किसी प्रकार की कोई जानकारी दी है। बजाय इसके उसने डायरेक्ट ही आम सहमति ना बनाते हुए दोनों के बीच में अपने आप ही फर्स्ट स्टेप उठा के भारतीय यात्री को रोका है। ठीक है, तो दोनों पक्ष जो हैं ये जरूरत ही के हिसाब से यदि बात करें तो प्रोटोकॉल में बदलाव कर सकते हैं, इसमें प्लस माइनस होने की गुंजाइश है। लेकिन भारत सरकार कहती है कि चीन ने 6 महीने पहले ही अपने आप ही मन ही मन में बिना बताए भारतीय लोगों को कैलाश मानसरोवर जाने पर रोक लगा दी। तो ये क्या है, एक तरह से वन साइडेड फैसला जो है लिया गया है चाइना के द्वारा, जो क्या है उसने समझौते का एक तरह से उल्लंघन किया है। तो ये देखा कि चाइना ने भारत के साथ कौन से समझौते किए थे मानसरोवर को लेकर, वो हमने देख लिया है। साथ ये भी देखा कि मानसरोवर की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अब हमारा जो 4th क्वेश्चन है वो ये है कि क्या नेपाल से होकर हम मानसरोवर जा सकते हैं, और क्या हम जब नेपाल से जाएंगे तो हमें वीजा की जरूरत पड़ती है या नहीं। तो सबसे पहले तो बात क्लियर करें कि जो मानसरोवर है ना ये तिब्बत में है। ठीक है, मानसरोवर तिब्बत में है और तिब्बत जो है ये चाइना ऑक्यूपाइड कर चुका है। तो अब अगर हमें किसी दूसरे देश में जाना है तो हमें वीजा की आवश्यकता जो है वो पड़ेगी, चाहे हम नेपाल के रास्ते से होकर जाएं या हम भारत के रास्ते से होकर जाएं, क्योंकि चाइना में जाना तो है ही हमें। तो दूसरे देश की यात्रा पर जब हम जाते हैं तो हमें वीजा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो कहा गया है कि किसी भी रास्ते से होकर यदि भारतीय जाते हैं वहां पर तो हमें वीजा होना जरूरी है, बिना वीजा के हम कैलाश मानसरोवर नहीं जा सकते हैं। तो यदि बात करें भारत से कैलाश मानसरोवर जाने के कौन कौन से रास्ते हैं, तो पहला है नेपाल और दूसरा है हमारा लिपुलेख और नाथुला दर्रा। ठीक है, तो नेपाल के अखबार जो है काठमांडू पोस्ट का दावा है कि, यानी कि नेपाल का एक अखबार है जिसका नाम है काठमांडू पोस्ट, इसने बताया कि भैया ये पिछले साल से क्या है जो भारतीय यात्री हैं वो नेपाल से होकर कैलाश मानसरोवर गए हैं। तो इसमें से 50 तीर्थयात्री जो हैं इनका वीजा जो है चाइना ने कैंसिल कर दी, यानी कि इनको जाने की परमिशन नहीं दी है। अब नेपाल और भारत दोनों देशों के लोग ही इसमें शामिल, यानी कि ये जो तीर्थयात्री जाते हैं इसमें केवल भारत के लोग ही नहीं हैं बल्कि नेपाली लोग भी हैं। लेकिन नेपाली जो हैं इनके लिए इसमें थोड़ी सी छूट है, लेकिन भारतीयों के लिए क्या है, एक तरह से कड़ा रुख चाइना अपना रहा है। तो इसके पीछे की क्या वजह है कि चाइना जो है भारत को एक तरह से ट्रोल करने में लगा हुआ है। वो क्यों कंट्रोल करना चाह रहा है, ये जो हमारे तीर्थ स्थल है इस पर एक तरह से रोक लगाकर वो क्या साबित करना चाहता है, तो इसका कारण भी हमें आगे मिल जाएगा। तो इसमें नेपाल और भारत दोनों देशों के लोग शामिल हैं और भारतीयों के लिए नियम जो है वो कड़े कर दिए गए हैं। ये नियम इतने ज्यादा कड़े हैं कि भारतीयों के लिए अब नेपाल से होकर जाना भी क्या हो गया है, बहुत ही मुश्किल हो गया। यानी कि चाइना ने एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीयों के नाक में दम कर दिया है कि जाओ, जाके दिखाओ कैसे जाओगे आप।
ठीक है। यदि सरकार से नीतियां मनवाना चाहता है ना चाइना, तो एक तरह से वो उसकी उन कमजोरियों पर प्रहार करता है, जिससे कि क्या है, उसकी आम जनता की जो भावना है वो आहत हो। ठीक है, तो इसके बारे में 2023 मई में कहा गया कि एसोसिएशन ऑफ कैलाश टूर ऑपरेटर्स नेपाल, यानी कि ये एक संस्था है नेपाल की, इसने कहा कि नेपाल में चीनी राजदूत चेन सेंग को पत्र लिखकर कैलाश यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के नियम में बदलाव की मांग की थी। यानी कि 2023 में इस एसोसिएशन ने कहा था कि ये जो लोग हैं नेपाल के, ये इसके लिए क्या है, थोड़ी सी रियायत चाहते हैं कैलाश मानसरोवर जाने के लिए। उन्होंने अपने पत्र में ये भी कहा था कि ये जो नियम किए गए हैं, इस तरह से ये जो टाइट नियम बनाए गए हैं, ये परिवार जो है आमदनी के न के बराबर हो गई। यानी कि इस तरह से क्या है कि ये जो नियम कड़े किए गए हैं, इससे क्या आम लोगों की क्या है, रोजगार पर भी प्रभाव पड़ा है। वियान न्यूज वेबसाइट है, एक वेबसाइट है जिसके अनुसार भारतीय तीर्थयात्रियों को कैलाश मानसरोवर भेजने वाली नेपाली कंपनियां, यानी कि नेपाल की कंपनियां हैं, उनको $60,000 यानी 8 मिलियन नेपाली रुपए चीन सरकार के पास एडवांस में जमा करवानी होती है। यानी कि यदि भारतीय लोगों को नेपाल के रास्ते होकर जाना पड़ता है, तो नेपाल की जो कंपनियां हैं, पहले हम वहां पर पैसा जमा करवाएंगे, ठीक है, बाद में नेपाल की जो कंपनियां हैं ये डायरेक्ट वहां पर जाकर चीन सरकार के पास $60,000 यानी 8 मिलियन नेपाली रुपए, $60,000 की कीमत होगी, नेपाली रुपए में 8 मिलियन। तो इतने रुपए जो है वो चाइना सरकार को एडवांस में देने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं भारतीयों का वीजा जो है वो सही हो पाता है। तो इस तरह से चाइना ने क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा टाइट जो प्रिंसिपल है वो लगाए हैं। ठीक है, तो चीन के ये नियम जो हैं ये 2020 के बाद अपनाए गए हैं। तो 2020 में ऐसा क्या हुआ था कि चाइना ने एक तरह से इतने टाइट नियम कर दिए। तो पहला तो है चाइना का कि हमारे जो लिपुलेख वाला जो इलाका है वो भी विवादित रहता है चीन, नेपाल और भारत के बीच में। ठीक है, और इसी तरह से जो हमारा गालवान घाटी के मुद्दे रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश के लिए मुद्दे रहते हैं, तो चाइना जो है वो हमेशा से ही भारत को लेकर विवादित क्षेत्रों में उलझता रहा है। तो इसी के लिए ही चीन कब्जे वाला तिब्बत जो है, यानी कि चीनी तिब्बत जो है, इसके भारतीयों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा की जो कीमत है एक व्यक्ति के लिए $18,000 यानी कि 1.5 लाख से बढ़ाकर $300 यानी कि 2.50 लाख कर दी। यानी कि जो यहाँ पर चाइना वाला जो तिब्बत है, वहां पर जो तीर्थयात्री जाते हैं उसके लिए क्या है, भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए कॉस्ट जो है वो बढ़ा दी गई है, पर कैंडिडेट बढ़ा दी गई है। ठीक है, एक व्यक्ति के लिए। तो अब कह सकते हैं कि इतना पैसा किसी के पास होगा नहीं, तो लोग क्या है, जाएंगे नहीं अपने आप ही। तो इतना ही नहीं, नेपाल में भी कैलाश मानसरोवर जाने के लिए आवेदन करने वाले को क्या है, वहां पर खुद मौजूद रहना पड़ता है। यानी कि यदि परिवार का व्यक्ति जो है, यदि किसी के लिए टिकट करवाना चाहता है, वहां के लिए वीजा बनवाना चाहता है, तो बाकायदा उसको खुद उपस्थित रहकर वहां पर करवाना पड़ता है। यानी कि पहले आप नेपाल जाओ, उसके बाद में क्या है, आपको वहां पर उपस्थित होकर अपना वीजा बनवाना पड़ता है। ठीक है, तो उनके बायोमेट्रिक लिए जाते हैं वहां पर। इस तरह अब नियम जो है वो बहुत ही ज्यादा कठोर कर दिए गए हैं। और यहाँ पर इस तरह से कह सकते हैं, कंक्लूजन ये है कि चाइना जो चाहता था ना कि कैलाश मानसरोवर भारतीय लोग ना जाएं, तो वो हो गया है। पहला तो ये है कि उसने रेट बढ़ा दी है, दूसरा ये है कि उसने नियम बदल दिए हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि शॉर्ट में पहले उसने अमाउंट बढ़ा दी है, अमाउंट में उसने पर व्यक्ति क्या है, लाखों में कीमत बढ़ा दी है। और दूसरा क्या है, उसने नियम टाइट कर दिए, यानी कि पहले नेपाल में जाओ, फिर वहां पर वीजा बनवाने के लिए बायोमेट्रिक लगवानी पड़ेगी। तो इस तरह से ओवरऑल मिलाकर जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि अब भारतीय लोग है वो वहां पर कम जाएंगे। ठीक है, अब जनवरी 2024 में 38 भारतीय जो हैं ये नेपाल के नेपालगंज से चार्टर्ड विमान के जरिए कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने गए थे। यानी कि 2024 में 38 इंडियन जो है वो विमान के जरिए नेपाल के रास्ते मानसरोवर गए थे। अब पांचवा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या चीन भारतीय को कैलाश मानसरोवर से यात्रा करने को रोक रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? तो ORF के फेलो और विदेश मंत्रालय के जानकार है जिनका नाम है सुशांत सरीन, ये एक्सपर्ट हैं। तो एक्सपर्ट की राय जानते हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि भाई पहली बात तो ये कि चीन का ऐसा फैसला लेना
हम उस पर कुछ भी नहीं उठा सकते कि चाइना ने इस तरह का फैसला क्यों लिया, नियम टाइट क्यों किए हैं, इस तरह की कॉस्ट क्यों राइज की है। क्यों? क्योंकि भैया जो चाइना है वो पहले ही कैलाश मानसरोवर पर अपना हक जता चुका है, क्योंकि वो तिब्बत वाले हिस्से में पड़ चुका है। ठीक है, तो ऐसे में वह चाहे तो कैलाश पर्वत पर हमें जाने भी दे सकता है और नहीं भी जाने दे सकता है। ठीक है, और भले ही किसी भी धार्मिक स्थल की भावनाएं क्यों ना आहत होती, भले ही हमारे भगवान शिव से संबंधित हमारी धार्मिक भावनाएं हैं वो आहत होती हो, इससे चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, उसकी जमीन के हिस्से में आता है। इसी तरह से यदि बात करें तो धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए कोई इंटरनेशनल कानून भी नहीं है, बल्कि उस देश का कानून लगता है। यानी कि जिस तरह से कैलाश मानसरोवर है वो चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत में पड़ता है, तो उसी तरह से क्या है, चाइना के नियम कानून वहां पर लगते हैं। इसी तरह से जो भारतीय धार्मिक स्थल है वहां पर यदि कोई दूसरे धर्म के लोग आना चाहते हैं तो वहां पर हमारी नियम कानून लगेगी, ना कि कोई इंटरनेशनल कानून। ठीक है, इसी तरह से क्या है, पाकिस्तान भी यदि चाहे तो करतारपुर कॉरिडोर जो है उसको बंद कर सकता है, और यदि सऊदी अरब चाहे तो वो मक्का मदीना जाने वाले को रोक सकता है। तो किसी भी देश के जो धार्मिक स्थल है वो उनके द्वारा बनाए गए कानूनों से संचालित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो करतारपुर कॉरिडोर के बारे में हम कुछ जानकारी देख लेते हैं कि ये जो करतारपुर कॉरिडोर है, ये कॉरिडोर जो है इसमें गुरुद्वारा है करतारपुर में पाकिस्तान में, जिसे गुरुद्वारा दरबार साहिब के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरह से भारत के पंजाब में भी एक गुरुद्वारा है, यानी कि दोनों साइड में क्या है, सिख गुरुद्वारे हैं, और भारतीय गुरुद्वारे का नाम है डेरा बाबा। अब भारतीय जो गुरुद्वारा है यहाँ पर जो पाकिस्तानी लोग हैं वो तो वीजा लेकर आते हैं, जबकि भारतीय लोग जो हैं जब वो करतारपुर कॉरिडोर में जाते हैं, यानी कि जब दरबार साहिब को जाते हैं तो वो वीजा फ्री है, यानी कि वीजा फ्री बॉर्डर क्रॉसिंग एंड रिलीजियस कॉरिडोर जो है वो है करतारपुर कॉरिडोर, जो कि इन दोनों ये जो गुरुद्वारे हैं इनको कनेक्ट करता है। जो गुरुद्वारा है नौरवाल, ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, जो कि गुरुद्वारा दरबार साहिब है जिसका नाम, और गुरुद्वारा डेरा साहिब जो है ये गुरदासपुर में, यानी कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, भारत में, उसमें पड़ता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो डिवोटीज होते हैं सिख समुदाय के, वो भारत से तो क्या है वीजा फ्री होकर जाते हैं, यानी कि भारतीयों को तो वीजा की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब पाकिस्तानी सिख यहाँ पर आते हैं तो उनको क्या है, वीजा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये है करतारपुर कॉरिडोर, और आप इसमें एक्स्ट्रा जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि अगर चीन भारत के साथ किए गए दोनों समझौतों को तोड़कर भारतीयों को कैलाश मानसरोवर जाने से रोक रहा है, तो इसके पीछे एक आइडिया ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो भारत और चाइना का रिश्ता है वो एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। तो क्या इस तरह अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों को अपना कहना, ठीक है, पागल तो है नहीं कि चाइना कुछ भी कह दे, वो कुछ सोच समझ के कुछ बड़ी प्लानिंग के साथ ही इस तरह का कार्य करता है। गालवान में झड़प होना, तो इस तरह के संकेत हमें बार बार लगातार मिल रहे हैं अपने पड़ोसियों की ओर से। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पड़ोसियों के साथ क्या नहीं है, हमारे अच्छे रिश्ते नहीं है। ठीक है, तो चीन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत अगर साउथ चाइना सी ताइवान का साथ देता है, ठीक है, तो चाइना के खिलाफ यदि जाएगा, यानी यदि चाइना के खिलाफ जाकर भारत ताइवान का साथ देता है, साउथ चाइना सी में जो देश इसका विरोध कर रहे हैं चीन का हस्तक्षेप करने का, ठीक है, तो यदि भारत उसका विरोध करता है चाइना का, तो वो क्या करेगा, एलएसी पर किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई क्या करेगा, कुचरनी करेगा चाइना हमारे साथ। ठीक है, तो वो इसी तरह की जो है एक्टिविटी करने का प्रयास चाइना कर रहा है। तो इस तरह में एक्सपर्ट की राय कहती है कि 2019 में जब भारत ने आर्टिकल 370 खत्म किया था तो एक तरह से पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि चाइना को भी झटका लगा था, क्योंकि पाकिस्तान क्या है, एक तरह से चाइना का बहुत ही ज्यादा जिगरी यार है। तो इस तरह से क्या है, दोनों देश क्या है, चाइना और पाकिस्तान भारत के खिलाफ आक्रामक रूप दिखाते हैं। तो गालवान घाटी दूसरा कारण है, वहां पर भारतीय और चीनी सैनिकों के साथ क्या होती है, झड़प होती है। तीसरा कारण है कैलाश मानसरोवर पर भारतीयों को जाने से रोकना, और एक और भी कारण है अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों को अपना कहना। तो ये इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि भारत क्या है, लगातार वैश्विक स्तर पर साउथ चाइना सी में जो चाइना अपनी अतिक्रमण बढ़ा रहा है उसका भी विरोध करता है, और
ताइवान की जो सोवरेंटी है उसको लेकर भी लगातार हमेशा कदम उठाता है। तो आप जानते हैं कि साउथ चाइना सी इतना चाइना के लिए अहम क्यों है। दरअसल साउथ चाइना सी जो है, ये देखिए, ये है चाइना, इसके दक्षिण भाग में पड़ता है एक समुद्र जिसे नाम दिया जाता है साउथ चाइना सी, क्योंकि भैया चीन के दक्षिण में पड़ता है। तो अब ये बंदा कह रहा है कि ये जो मेरे नाम पे रखा गया है तो ये पूरा का पूरा सागर ही मेरा है। तो अब यहाँ पर इस सागर में इतने देश पड़ते हैं, मलेशिया है, वियतनाम है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है, ये सब कह रहे हैं कि भाई ये पानी जो है ये हमारी सीमाओं से भी लगता है, तुम होते कौन हो, तुम्हारे देश के नाम पर इसका नाम रख दिया तो क्या इस पर अपना हक जमा लोगे। तो लड़ाई जो है वो यही है कि साउथ चाइना सी एक तरह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि ये एक तरह से कोरल रीफ के मामले में बहुत ही ज्यादा रिच है, ठीक है। साथ ही यहाँ पर बहुत से अच्छे जो भंडार होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के, वो भी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर चाइना का जो व्यापार है साउथ चाइना सी से लगभग 246 करोड़ रुपए का व्यापार होता है साउथ चाइना सी से, ठीक है। और ये दुनिया भर में होने वाले समुद्री ट्रेड का लगभग 1/3 हिस्सा, यानी कि 3 में से अकेला हिस्सा तो इस ट्रेड रूट से होकर जाता है। और भारत के लिए भी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इस रूट से भारत का सामान भी जाता है और भारत यहाँ से 13.8 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करता है, ठीक है। तो ये सागर जो है ये चीन के दक्षिण में है, ठीक है। और दक्षिण चीन सागर इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि चीन के साउथ में पड़ता है। ये सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक करीब 35 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ सागर है और करीब इसमें 250 छोटे छोटे द्वीप समूह हैं और ज्यादातर क्या है, निर्जन। निर्जन यानी कि वहां पर कोई नहीं रहता है, ठीक है। तो हमने देखा कि साउथ चाइना सी क्या है और साउथ चाइना सी पर चाइना क्यों अपनी बढ़त बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वही वो नेचुरल रिसोर्सेज का खजाना है। अब यहाँ पर ये एक्सपर्ट जी कहते हैं कि एलएसी पर जब 50,000 जवान चाइना ने तैनात किए थे तो हमारे भारतीय सैनिकों के साथ भी गालवान में उसकी झड़प हुई थी और 2025 तक हो सकता है कि चाइना जो है जिनजियांग प्रांत में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो उसका लक्ष्य है गांव बसाने का वो पूरा कर ले। अब तो उसका लक्ष्य जो है वो ये है कि यदि वहां पर भारतीय जाएंगे कैलाश मानसरोवर पर तो कहीं ना कहीं उसके इस प्लान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का प्लान है उसमें कहीं ना कहीं कोई बाधा आ सकती है। तो ये सब लक्षण जो है इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भारत और चीन जो है एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है, यानी कि भारत चीन संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, शॉर्ट में यही कहेंगे, ठीक है, खराब चल रहे हैं। अब छठा सवाल है वो ये है कि भारत सरकार के कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए भारत सरकार ने अपनी ओर से क्या प्रयास किए हैं। तो सबसे पहले तो जाने कि 26 जून 2017 में आखिरी बार चीन ने यह बयान जारी करके कहा था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर उसकी भारत सरकार के साथ बातचीत हो रही, यानी कि चाइना इस समय क्या है, कुछ भी नहीं कर रहा था। चीन ने अपने बयान में कहा कि लिपुलेख के रास्ते जो है भारतीय कैलाश जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल सिक्किम के नाथुला से होकर कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते पर रोक लगाई गई, यानी कि सिक्किम के रास्ते से रोक लगा दी गई है। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है वो ये है कि क्या चीन कैलाश मानसरोवर के पास कोई मिसाइल सेट करने वाला है। तो अगस्त 2020 में द प्रिंट नाम की एक मीडिया है, न्यूज मीडिया, वो प्रकाशित करती है अपनी रिपोर्ट। उसमें कहते हैं कि भारतीयों को कैलाश मानसरोवर जाने से रोक लगाकर चाइना जो है वो वहां पर मिसाइल सेट कर रहा है, यानी कि मिसाइल साइट बना रहा है। ये द प्रिंट ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, कब, 2020 में। और उसी के बाद से क्या है, हमारे लगातार चाइना के साथ गालवान में झड़प देखने को मिलती है, ठीक है। और इस तरह के बहुत से विवाद हमें देखने को मिल रहे हैं, चाइना के साथ छोटी मोटी झड़प देखने को मिलती है बार बार। एक सैटेलाइट इमेज से भी भारतीय सीमा जो है लिपुलेख से 100 किलोमीटर दूरी पर जो चाइना है वहां पर मिसाइल साइट बनाता दिख रहा है, यानी कि सैटेलाइट से तस्वीरें ली गई है। इस सैटेलाइट ने कहा कि जो भारत का अंतिम पॉइंट है ना उत्तराखंड का लिपुलेख, उसके आसपास ये मानसरोवर वाला इलाका है, यहाँ पर दिख रहा है कि इस सैटेलाइट में इमेजेस आई हैं कि चाइना यहाँ पर कोई मिसाइल सेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर मिसाइल बनाने वाली जो साइट है वो बना रहा है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जमीन से हवा पर मार करने वाली मिसाइलें यानी कि SAM की तैनाती जो है यहाँ पर की जा रही है, यानी कि यहाँ पर बनाई जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि चाइना का प्लान जो है वो कोई नहीं जान सकता है कि वो आखिर चाहता क्या है।
ठीक है, तो यहाँ चीन 300 किलोमीटर की दूरी तक हवा में मार करने वाली HQ-9 मिसाइल तैनात कर सकता है। यानी कि चाइना जो है कैलाश में 300 किलोमीटर की डिस्टेंस तक वार करने वाली मिसाइल तैनात कर रहा है। इसके अलावा ये रिपोर्ट भी आई है कि नई रोड और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाइना बना रहा है, यानी कि अपने गांव बसा रहा है। और लिपुलेख वाला जो इलाका है ये भारत, नेपाल और चाइना तीनों देशों के लिए क्या है, एक तरह से विवादित है। ये एक्सपर्ट कहते हैं कि ये खबर ऑफिशियली अभी तक सामने नहीं आई, यानी कि सरकार ने अभी तक नहीं कहा है कि भाई चाइना इस तरह का कोई कदम उठा रहा है, वो यहाँ पर रोड बना रहा है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है या उसने किसी तरह की कोई मिसाइल तैनात की है। इस तरह की भारत सरकार के जरिए कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन सैटेलाइट इमेजों के जरिए ये बात जो है वो साफ हो गई है, भले ही सरकार हमारे सामने रखे या ना रखे। ये दिखाता है कि चीन किस हद तक भारत को लेकर एक तरह से खराब आक्रामक रुख अपना रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत और चाइना के जो संबंध है वो बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अब हमारा अंतिम सवाल ये है कि क्या वास्तव में जवाहरलाल नेहरू ने कैलाश मानसरोवर की जो जमीन है वो चाइना को सौंपी थी? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए कैलाश पर्वत और इसके आसपास के क्षेत्र चीन को सौंपे जाने को लेकर दो तरह की बातें कही जाती हैं। यानी कि ये कहा जाता है कि अक्सर डिबेट होती है इस प्रश्न पर कि क्या नेहरू जी ने जो कैलाश की जो जमीन है, कैलाश मानसरोवर की जमीन है, वो ऐसे ही चाइना को दे दी। तो इसके लिए हमें अपने दोनों तरफ से दोनों पहलुओं को जानना है कि कौन कौन सी बातें सत्य है और कौन सी बात नहीं है। पहली बात ये कही जाती है कि एक आर्टिकल में ये पूर्व राजदूत है स्टोपदान, वो कहते हैं कि कैलाश मानसरोवर और उसके आसपास के एरिया पर सबसे पहले 1960 के दशक में भारत का हक हुआ करता था। यानी कि पहली बात पॉइंट टू बी नोटेड कि भारत का हिस्सा था ये 1960 के दशक तक, ठीक है। और ये कैलाश मानसरोवर और इसके आसपास का जो भी इलाका है 1960 तक भारत के अंडर आता था। अब 1960 के बाद क्या होता है वो देखते हैं। उस समय लद्दाख के राजा थे तवा सांग नामग्याल का शासन जो है वो कैलाश मानसरोवर के मैनसर नाम की जगह तक था। यानी कि लद्दाख का जो राजा था तवा सांग, उसका राज्य जो था वो कैलाश से लेकर मैनसर नाम की जगह तक था। यानी कि ये पूरा इलाका भारत का था। अब ये पूरा इलाका भारत चीन से नेपाली सीमा तक फैला हुआ था। यानी कि ये जो कैलाश मानसरोवर वाला इलाका है ये भारत, चीन और नेपाल इन तीनों का बॉर्डर एक तरह से साझा करता था। पहली बात तो ये हो गई। अब उस समय जनगणना करवाई गई थी 1911 और 1921 में, ठीक है। ये बात हम कब देख रहे हैं कि 1960 के दशक तक भारत का हिस्सा था, ठीक है। अब जनगणना होती है 1911 और 1921 में। अब इसमें कहा जाता है कि जो कैलाश मानसरोवर का मैनसर गांव है इसमें 44 घर हैं, ये सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज किए गए। अब वक्त आता है आजादी के बाद का, यानी कि 1958 का, जब जम्मू कश्मीर समझौता होता है तो मैनसर चीन के हिस्से में चला जाता है। यानी कि 1958 में जम्मू कश्मीर समझौता होता है तो वहां पर मैनसर गांव जो है वो चीन के कब्जे में चला जाता है। और इसी चीनी कब्जे में लद्दाख वाले तहसील के 110 गांव भी चले जाते हैं। यानी कि चाइना के पास लद्दाख के 110 गांव चले जाते हैं, ठीक है। कब की बात है ये? 1958 की। अब समय आता है आगे 1959। इसमें पहली बार चीन ने अपने मैप में सिक्किम, भूटान से लगते कैलाश मानसरोवर के बड़े हिस्से को अपने अधिकार क्षेत्र में दिखा दिया। यानी कि 1959 में चाइना ने यह करतूत की थी कि उसने अपने हिस्से में जो भारत का हिस्सा था कैलाश मानसरोवर उसको अपने मैप में दिखा दिया था। और नेहरू जी से गलती यही हुई थी कि उन्होंने एक बड़े स्तर पर, यानी कि बड़े स्तर पर इसका विरोध नहीं कर पाए थे, ठीक है। उन्होंने भले ही संसद के अंदर और बाहर इसका विरोध किया, पुरजोर विरोध किया, लेकिन उनकी जो मिस्टेक है वो कहाँ हुई? वो मिस्टेक है वो ये रही कि वो इसको बचाने में कोई सफल कामयाब प्रयास नहीं कर पाए। यानी कि यदि उस समय भारतीय
प्रधानमंत्री जो हैं चाइना को भाई भाई कहते थे, यदि उस समय ही वो इसके खिलाफ जंग छेड़ देते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कैलाश मानसरोवर को वहां पर अपने मैप में दर्शाने की, तो हो सकता है कि वो डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत के जरिए या हम पुरजोर चाइना से बात करके उसका डिप्लोमेटिक स्तर पर कोई बात करते, उसको रोकते, तो हो सकता है कि आज वो जमीन हमारे पास होती। तो नेहरू जी की मिस्टेक ये रही है कि उन्होंने संसद में तो विरोध किया लेकिन चाइना से आगे बढ़कर कोई बात नहीं की। ठीक है, अब दौर आता है कि चाइना जो है वो उसको ऑक्यूपाई कर लेता है और 1961 की आधिकारिक रिपोर्ट आती है जिसमें कैलाश के पास के क्षेत्रों पर भारत के ऐतिहासिक और प्रशासनिक राजस्व अधिकारों का वर्णन दिया गया था। यानी कि 1961 में कहा गया था कि ये भारत का हिस्सा कभी हुआ करता था, जिसे चाइना से धोखे ने अपना लिया। चीन ने तब इसका विरोध नहीं किया था। यानी कि 1961 में जब भारत ने ये कहा था कि जो कैलाश मानसरोवर है वो भारत का हिस्सा है, तब चीन ने कुछ नहीं कहा था। तो भारत को भी विरोध करना चाहिए था जब 1959 में चाइना ने ये कदम उठाया था। तो 1961 में जब उसने कोई बात नहीं कही कि ये तुम्हारा हिस्सा नहीं है, तो हमें क्या है, एक तरह से कठोर डिप्लोमेटिक कदम उठाने चाहिए थे। अब 1947 में जब जम्मू कश्मीर रियासत जो है इसके साथ समझौता किया जाता है, तो इस किए गए समझौते में मैनसर इलाके को चीन को दिए जाने का कोई जिक्र नहीं है। यानी कि 1947 में जब राजा हरि सिंह हमारे साथ समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं तो उसको ये कहीं भी नहीं लिखा गया है कि मैनसर इलाका जो है वो हम चीन को दे रहे हैं। मैनसर इलाके को लेकर कोई कानूनी हल भी नहीं हुआ। यानी कि मैनसर अभी तक क्या है, विवादित हिस्सा बना हुआ है। भारत का इस हिस्से के साथ 300 साल का इतिहास जुड़ा हुआ है। और बात करें भारत की, तो भारत से चाइना जो है इस मुद्दे पर बात करने से हमेशा ही कतराता रहता है। यानी कि यदि बात करें कि भाई चाइना तुम भी आओ, चाय बैठ के पीते हैं और बात करते हैं कि मैनसर किस तरह से तुम्हारे पास गया और कभी ये हमारा हिस्सा हुआ करता था, तो तुम ईमानदारी से हमें ये हिस्सा दे दो हमारा। तो चाइना जो है हमेशा ही इस जो डिप्लोमेटिक बातें होती है इनसे बचने का प्रयास करता है, क्योंकि वो चाहता है कि यदि बात करेंगे तो तर्कों के हिसाब से हम कभी ना कभी झूठे पड़ ही जाएंगे। तो इस हिसाब से हिमालय में चीनी तिब्बत विस्तारवाद को रोकने के लिए भारत को कड़े कदम उठाने चाहिए। यानी कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकती है, वे फॉरवर्ड यही है कि जो गलतियां हमने इतिहास में की है उनको हम ना दोहराएं। ठीक है, और इतिहास में जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं कि इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, तो आज के जो डिप्लोमेट्स हैं, आज की जो सरकार है, उनको जो वर्तमान में संबंध बिगड़े हुए इनको लेकर कठोर कदम उठाने चाहिए, न कि जो बीता हुआ समय है उसको आगे लाना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये भी कहा जाता है, अब ये तो हमने पहला फैक्ट जान लिया कि भाई ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। अब दूसरी बात भी जान लीजिए, दूसरा पहलू भी ये है कि नेहरू और मिथक और सत्य एक किताब के लेखक है पीयूष बबेल। ये कहते हैं कि 1947 से पहले कैलाश मानसरोवर भारत का इलाका नहीं होता। यानी कि इसको भारत का इलाका ही नहीं बताया गया, बल्कि ये तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था। यानी कि कैलाश मानसरोवर के बारे में ये कहते हैं पीयूष जी कि ये हमारा हिस्सा नहीं था बल्कि तिब्बत का हिस्सा था। नेपाल और भारत की तरह तिब्बत भी पहले क्या था, एक आजाद यानी स्वतंत्र देश था। यानी कि नेपाल भी स्वतंत्र देश था हमेशा से ही, और तिब्बत भी। ब्रिटिश भारत और चीन के बीच तिब्बत एक बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है। यानी कि ब्रिटिश सरकार यहाँ पर थी, ठीक है, और ये हमारा तिब्बत वाला हिस्सा है, यहाँ पर ये भारत वाला हिस्सा है और यहाँ पर चाइना है। तो ये एक बफर जोन के रूप में, यानी दोनों के बीच में एक तरह से बिचौले का कार्य जो है वो तिब्बत करने का कार्य करता था। 1950 के टाइम में चीन ने पूरे तिब्बत पर हमला बोल दिया। यानी कि 1950 में अटैक करता है। याद रखिएगा, तिब्बत पर चाइना हमला कब करता है, 1950 में, 1950 में। अब होता यह है कि 1950 में जब चाइना इस पर अटैक करता है तो कैलाश मानसरोवर समेत लहासा के जितने भी इलाके होते हैं ना उस पर कब्जा कर लेता है। यानी कि 1950 में कब्जाता है चाइना कैलाश मानसरोवर को। ठीक है, उससे पहले तो ये तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था, और इससे पहले की जो हमने कहानी देखी है वो उसमें बताया गया है कि ये भारत का हिस्सा हुआ करता था। और नेहरू जी ने भारत की तरफ से चीनी कार्रवाई की कड़ी निंदा की थी
और तिब्बत पर चीनी दावे को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। यानी कि जो नेहरू जी है, इन्होंने कहा था कि चीन ने ये जो तिब्बत पर हमला किया है ना, ये उसकी ऑटोनॉमी पर एक तरह से क्या है, प्रहार है, और हम इसका कोई भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ये है दलाई लामा। दलाई लामा जो है ये भाग कर जान बचाने के चक्कर में भारत आ गए थे, जिसके कारण चाइना और भारत का क्या होता है, युद्ध होता है। इतना ही नहीं, नेहरू जी ने चीन के विरोध में जाकर दलाई लामा को भारत में शरण भी दी थी। ठीक है, धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती सरकार की स्थापना करने में भी मदद की थी। तो ऐसे में यदि हम नेहरू जी पर ब्लेम लगाते हैं कि उन्होंने कैलाश मानसरोवर वाला इलाका चीन को सौंपा है, ये सही नहीं है, क्योंकि इस नेहरू जी के ऊपर जो किताब लिखी गई है पीयूष बबेल द्वारा, ये कहते हैं कि जो कैलाश मानसरोवर है ये भाई हमारा हिस्सा था ही नहीं, ये स्वतंत्र था, तो हमारा हिस्सा कैसे घोषित कर रहे हैं आप। ठीक है, तो इतिहास को पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसके कारण क्या है, बहुत सी गलतफहमियां बन जाती हैं। और ये जो कैलाश मानसरोवर है ये तिब्बत में है, और तिब्बत क्या है, पहले स्वतंत्र देश था, ठीक है, नेपाल की तरह। और 1950 में जब चाइना इस पर अटैक करता है तो ये चाइना के हक में आ जाता है। तो इस तरह से हम नेहरू जी को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने कैलाश मानसरोवर क्यों एक तरह से चाइना को दिया, उनको रोकना चाहिए था। तो पहले वाला जो फैक्ट है, जो हमने बात देखी है, ये एक्सपर्ट कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो इलाका है वो कैलाश मानसरोवर का बताया है। ठीक है, पहला फैक्ट तो हमने ये जाना कि जम्मू कश्मीर रियासत का इस पर राज हुआ करता था, और इसमें कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं की गई कि मैनसर गांव को हमने किसी समझौते के द्वारा चाइना को सौंपा है। लेकिन ये जो पीयूष बबेल है ये कहते हैं कि इस तरह का कोई फैक्ट है ही नहीं, क्योंकि नेपाल की तरह तिब्बत भी क्या है, एक आजाद देश था। यदि बात करें दलाई लामा की, तो दलाई लामा जी जो हैं ये जान का खतरा देखते हुए मार्च 1959 में वहां से भागकर, तिब्बत से भागकर एक सैनिक के वेश में वहां से भागते हैं, और वहां से आने बनीर को भारत आने में 14 दिन का वक्त लगता है। और भारत जो है वसुदेव कुटुंबकम की धारणा अपनाते हुए नेहरू जी बहुत ही आदर के साथ क्या है, दलाई लामा को धर्मशाला में अपना सरकार बनाने की इजाजत देते हैं। ठीक है, और उन्होंने भारत के धर्मशाला में इनको जगह दी। दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश के तवांग को पार करके भारत आए, यानी कि तवांग को पार करके ये भारत आए थे तिब्बत से। ठीक है, और इनको 14 दिन का समय लगा था। इसके बाद 1959 में भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी। तो ये हमने देखा कि चाइना और भारत के किस तरह से रिलेशन चल रहे हैं, और वर्तमान में क्या कन्फ्लिक्ट है, पूर्व में क्या कन्फ्लिक्ट रहे हैं। हमने शुरू में देखा था कि पंचशील सिद्धांत क्या है, तो पंचशील सिद्धांतों को भी देख लेते कि पंचशील सिद्धांत क्या है और वास्तव में उनमें किस तरह की बातें कही गई थी। ठीक है, 1962 का युद्ध जो होता है, जिसमें उससे पहले चीनी और हिंदी भाई भाई कहे जाते थे। तो 1962 में जब ये वॉर होता है चाइना और भारत का, तो उस समय उससे पहले कुछ सिद्धांत जो हैं वो दोनों देशों ने मिलकर अपनाए थे, जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पंचशील सिद्धांतों की बात की जाए तो एक तरह से ये 5 प्रिंसिपल्स थे। ठीक है, 5 प्रिंसिपल क्या थे, ये कहा गया था द प्रियम्बल ऑफ पंचशील ट्रीटी ले डाउन 5 गाइडलाइन प्रिंसिपल, यानी कि पंचशील में 5 सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत क्या था कि एक दूसरे के क्षेत्र की हम रेस्पेक्ट करेंगे, म्यूचुअल रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटरी। ठीक है, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, यानी हम दोनों देश एक दूसरे की जो इंटीग्रिटी है, उसकी टेरिटरी है, सीमाओं का सम्मान करेंगे। किसी भी देश के अंदर हम ताक जाक नहीं करेंगे, यानी कि सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे। दूसरा था म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, यानी कि दोनों जो है एक दूसरे के आपसी भाईचारे की तरह रहेंगे, कोई भी एग्रेशन वाला जो भाग है वो हम शो नहीं करेंगे कभी भी। ठीक है, इस तरह का कोई भी एग्रेसिव बिहेवियर हम शो नहीं करेंगे। लेकिन चाइना ने ये भी ब्रेक किया सीमाओं का उल्लंघन करके। और हम एक दूसरे के आंतरिक मामलों में भी क्या है, इंटरफेयर नहीं करेंगे, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। चौथा था इक्वेलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, यानी कि यदि हमारे व्यापार से एक दूसरे को फायदा मिल रहा है तो हम व्यापार से एक दूसरे को फायदा देंगे। ठीक है, यदि एक दूसरे से हमारे विदेशी संबंधों से हमें फायदा मिल रहा है तो हम क्या है, एक दूसरे के विदेशी संबंधों का जो निर्णय होगा उसका आदर करेंगे। ये भी ब्रेक किया चाइना ने।
5वां है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। ये तो चाइना बिल्कुल ही नहीं कर सकता, इसको तो उत्पात चाहिए भाई। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस तो इसने कभी का ब्रेक कर दिया। ठीक है, हमने एक इंसानियत के तौर पर जब दलाई लामा जी को शरण दी तो उसके विरोध में चाइना ने एग्रेसिव, ये कह रहा है कि नॉन एग्रेशन, इसमें तो कहा गया है कि म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, लेकिन चाइना ने क्या किया, एग्रेशन दिखाया। क्यों? क्योंकि हमने दलाई लामा जी को शरण दी थी। तो इस तरह से ये भारत के और चाइना के बीच में जो 5 प्रिंसिपल ट्रीटी हुई थी वो कब की ब्रेक हो चुकी थी। ठीक है, तो आज हमने जाना कि कैलाश मानसरोवर को लेकर क्या विवाद चाइना और भारत के बीच में चल रहा है। हमने हमारे इतिहास से लेकर वर्तमान परिदृश्य भी देख लिया है। ठीक है, और आज चाइना और भारत किस दौर से गुजर रहा है वो भी आज हम इस सेशन में जान चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जो सेशन है अच्छी तरह से समझ आ गया हो। ठीक है, थैंक यू।